नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब वो लक्ष्य के मोबाइल फोन पर कॉल कर रहा था, उसी समय गौरव यादव लक्ष्य के घर के फोन पर कॉल कर रहा था। लक्ष्य के पिता लक्ष्मण ने फोन उठाया, लेकिन गौरव यादव को बताया कि लक्ष्य 2 दिन पहले घर से निकला था और तब से वापस नहीं आया है। जब वे दोनों असमंजस में थे, तभी ध्रुव उनके पास आया। क्या आप लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। आरिफ खान ने थोड़ी सतर्कता के साथ ध्रुव की ओर देखा। वो लक्ष्य की स्थिति के बारे में किसी से भी, यहां तक कि ध्रुव से भी, बात नहीं करना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि ये कप्तान अब भी भरोसेमंद है या नहीं। ध्रुव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आरिफ खान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़े खान, लक्ष्य मेरा भाई है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर लक्ष्य न होता तो शायद मैं इटावाह कभी नहीं छोड़ता। मुझे ये भी पता है कि वो स्वर्ण स्तर का मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आरिफ खान ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। चूंकि ध्रुव ये सब कह सकता था, इसका मतलब था कि लक्ष्य को अब भी उस पर भरोसा था। ध्रुव ने आगे कहा, हमें अब लक्ष्य को ढूंढना होगा। मेरे पास एक योजना है। हमारे बेस शहर का सैटेलाइट निगरानी केंद्र किसी भी योद्धा का पता उसके मोबाइल फोन के आधार पर लगा सकता है। हम उनसे लक्ष्य का पता लगवा सकते हैं और फिर हम उसे ढूंढने निकल पड़ेंगे। आज प्रचंड वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यह सुनकर आरिफ खान झिझक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लक्ष्य को ढूंढना चाहिए या नहीं। उसे विश्वास था कि लक्ष्य ने इस युद्ध के लिए कोई योजना बनाई होगी और वो आएगा भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर लक्ष्य आधे घंटे में नहीं आया तो उसके आने के बाद भी शायद बहुत देर हो जाएगी। इसी क्षण प्रशांत धवन ने आरिफ खान को आवाज दी। कोई चारा न होने पर आरिफ खान चलकर वहां गया। प्रशांत धवन ने कहा, आरिफ खान, क्या तुम्हें पता है कि लक्ष्य इस समय कहाँ है? मैंने अभी लक्ष्य के मोबाइल पर कॉल किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आरिफ खान ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उसे सच में नहीं पता था कि लक्ष्य कहाँ है, लेकिन वो जानता था कि लक्ष्य आई सिटी बेस सिटी में होना चाहिए, क्योंकि उसने कल लक्ष्य से बात की थी। इस समय अंकित कुमार ने भी कहा, बूढ़े खान, ऐसे समय में आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर आप लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं तो उसे जल्दी ढूंढिए। जब तक वह रूसियों को हरा सकता है, वो जो भी कहे, जब तक मैं अंकित कुमार उसे कर सकता हूं, मैं मान जाऊंगा। अंकित कुमार की बातें सुनकर आरिफ खान ने मन बना लिया और सीधे सीधे अंकित कुमार से कहा, अगर हमें वाकई उसे ढूंढना है तो मेरा सुझाव है कि लक्ष्य के फोन पर सैटेलाइट पोजिश अंकिता का इस्तेमाल करें। लेकिन हम बेस सिटी के लोगों को जाने नहीं दे सकते। पोजिश अंकिता के बाद हमारी डेमन हंटर टीम उसे ढूंढने जाएगी, लेकिन लक्ष्य आएगा या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया, चलो करते हैं। मैं ये तरीका कैसे भूल सकता हूं? आप सब तुरंत निगरानी केंद्र जाइए। मेरा हेलीकॉप्टर ले लीजिए। मैं तुरंत किसी को खोजबीन के लिए भेजूंगा। अंकित कुमार ने तुरंत फोन किया, जबकि आरिफ खान, ध्रुव और गौरव यादव अंकित कुमार के हेलीकॉप्टर से सीधे बेस सिटी के सैटेलाइट सेंटर के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही पीला पड़ा चेहरा लिए मयंक रिंग से गिर पड़ा, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि वो अब और देर तक टिक नहीं सकता, और उसने स्वेच्छा से रिंग छोड़ दी, जिससे उसे चोट लगने से बचा लिया गया। नेरोव दिल खोलकर हंसा। प्रचंड वायु के योद्धा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए, हम तीनों में मैं सबसे कमजोर हूं। लगता है आज हम भारत की नंबर एक मार्शल आर्ट अकादमी को रौंद डालेंगे। आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी दोनों तलवारें निकाली
और मंच पर चढ़ गया। उसके आते ही ईवा भी 2 तेज तलवारें लिए मंच पर आ गई। दोनों ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से, लगभग बिना किसी अनावश्यक शब्द का प्रयोग किए, तुरंत ही ऐसे टकरा गए जैसे मंगल ग्रह पृथ्वी से टकरा रहा हो। ईवा 9वें स्तर की मध्य स्तरीय योद्धा थी और आरव 8वें स्तर के योद्धा के शिखर पर था। उनके स्तर में थोड़ा अंतर था। आरव इस बात से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने शुरुआत से ही तेजी से लड़ने का विकल्प चुना, ताकि कम से कम समय में सबसे भयंकर आक्रमण करके ईवा को शीघ्र ही पराजित किया जा सके। हालांकि ईवा एक महिला थी, लेकिन युद्ध में वो जरा भी विचलित नहीं हुई। उसकी तलवारें दाएं बाएं वार करती रहीं और उसके पैर फुर्तीले और चुस्त थे। आरव चाहे कितनी भी उग्रता से हमला करे, वो कुछ समय के लिए भी उसे सचमुच खतरा नहीं पहुंचा सका। दोनों के बीच की स्थिति अस्थायी रूप से गतिरोध जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन सभी देखने वाले योद्धा बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि आरव की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। बाद के चरणों में हो सकता है कि वो टिक न पाए। किसी और ने ऑनलाइन पोस्ट करके लक्ष्य से जल्द सामने आने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी कई लोग लक्ष्य को लेकर आशावादी नहीं थे। उनका कहना था कि अगर लक्ष्य वाकई में हालात बदल सकते हैं, तो वे अब तक सामने क्यों नहीं आए। उन्हें शक था कि वे इसलिए छिपे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। जब लड़ाई अभी भी जारी थी, तब आरिफ खान और अन्य लोग पहले ही उपग्रह निगरानी केंद्र पर पहुंच चुके थे। समूह निगरानी केंद्र के नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ और वहां उन्होंने तकनीशियनों के एक समूह को स्थिति निर्धारण में व्यस्त देखा। उपग्रह द्वारा स्थिति निर्धारण शुरू किया गया। फोन नंबर की पुष्टि की जा रही है। क्षेत्र निर्धारण प्रगति पर है। आइस सिटी बेस सिटी के भीतर बड़ी स्क्रीन पर एक उपग्रह चित्र से पता चला कि लक्ष्य इस समय बेस सिटी के भीतर है, जिससे आरिफ खान और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। अगर लक्ष्य बेस सिटी में नहीं होता तो ये वाकई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। उपग्रह स्थिति निर्धारण दूसरा चरण, क्षेत्रीय स्थान की पुष्टि। जियांगबेई जिले आइस सिटी के रूप में पुष्टि की गई। आरिफ खान और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। जियांगबेई जिला? क्या लक्ष्य का घर जियांगबेई जिले में ही नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि लक्ष्य घर से बाहर ही न निकली हो? सैटेलाइट पोजिश अंकिता तीसरा चरण, विशिष्ट स्थान की पुष्टि। आइस सिटी वाटर पार्क के रूप में पुष्टि हो गई है। आइस सिटी बेस सिटी का जियांगबेई जिला एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, जिसमें न केवल ज्यादातर विला थे बल्कि एक वाटर पार्क भी था। जमीन की ऊंची कीमतों वाले बेस सिटी में यह बहुत ही दुर्लभ बात थी। एक बार किसी ने वाटर पार्क को आवासीय क्षेत्र में बदलने का सुझाव दिया, लेकिन लगभग सभी ने सर्वसम्मति से इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये लोगों के लिए एक दुर्लभ मनोरंजन स्थल था और इसे किसी भी हालत में ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। अन्यथा लोगों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि अब सर्दियों का मौसम चल रहा था और वाटर पार्क पूरी तरह से जम चुका था। वहां लगभग कोई नहीं जा रहा था। लक्ष्य आखिर उस जगह क्यों जा रही थी? क्या आप इसे और अधिक सटीक रूप से बता सकते हैं? ध्रुव ने पूछा। सैटेलाइट पोजिश अंकिता का अंतिम चरण शुरू हुआ, जिसमें लक्ष्य को वाटर पार्क में झरने के पास स्थित पाया गया। चलो चलते हैं, चलो जाकर देखते हैं। समूह सैटेलाइट सेंटर से बाहर निकला और मेयर के हेलीकॉप्टर से सीधे वाटर पार्क के लिए रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर अविश्वसनीय गति से उड़ा और 10 मिनट से भी कम समय में वो वाटर पार्क में झरने के ऊपर पहुंच गया था। हालांकि यहां हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये झरने से 300 मीटर दूर एक छोटे से चौक में उतरा। आरिफ खान और अन्य लोग हेलीकॉप्टर से उतरे और झरने की ओर दौड़ पड़े। समय तेजी से बीत रहा था। रिंग में आरव ने आक्रमण से बचाव की मुद्रा अपना ली थी और थकावट के स्पष्ट संकेत दे रही थी, जबकि ईवा ने भी बचाव से आक्रमण की मुद्रा अपनाते हुए जोरदार पलटवार किया। अनुमान था कि विजेता का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। आगे से बहते पानी की आवाज आ रही थी।
यहाँ का झरना सोंगवा नदी से पानी मोड़कर बनाया गया था और ये वाटर पार्क में पानी का मुख्य स्रोत था। साथ ही ये एकमात्र ऐसी जगह थी जो जमती नहीं थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनमें से किसी को भी लक्ष्य का कोई निशान नहीं मिला। उसे बुलाएं। आरिफ खान ने झटपट अपना फोन निकाला और डायल करना शुरू कर दिया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और समूह ने लक्ष्य के फोन की घंटी बजने की आवाज भी सुनी। फोन यहां है, गौरव यादव चिल्लाई। समूह ने पास ही एक लंबी बेंच पर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ देखा, जिससे लगातार घंटी बज रही थी। ये लक्ष्य का फोन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहा गया था। उसने अपना फोन इस कुर्सी पर क्यों छोड़ दिया? समूह ने चारों ओर देखा। सभी थोड़े अचंभित थे। आसपास का इलाका बिल्कुल खाली था। दिन के इस समय वाटर पार्क में कोई भी नहीं था। अगर कुछ आइस स्केटर होते भी तो वे दूर जमे हुए कृत्रिम झील पर होते, जहां बर्फ ज्यादा ठोस थी। झरने के पास की बर्फ मजबूती से नहीं जमी थी, इसलिए कोई भी वहां स्केटिंग करने नहीं आया था। सामने केवल झरना ही गर्जना करता हुआ सुनाई दे रहा था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य कहाँ है। ये तो वाकई अजीब है। लक्ष्य कहाँ है? उन्हें अभी तक लक्ष्य नहीं मिला था और आरव भी मार्शल आर्ट अकादमी में हार चुका था। समूह तुरंत चिंतित हो गया। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जब वे असमंजस में थे, तभी अचानक दूर से कदमों की आहट सुनाई दी, जो अविश्वसनीय गति से पास आ रही थी। गौरव यादव सबसे पहले घबरा गई। ये आदमी कितना तेज है! हे भगवान, ये उड़ रहा है, ये एक मनोरोगी है। चलो भागते हैं। आरिफ खान और ध्रुव ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर गौरव यादव के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बूढ़े गौरव, चिंता मत करो, ये लक्ष्य है। वो व्यक्ति वास्तव में लक्ष्य ही था। चेतन को मारने के बाद लक्ष्य ग्रह के मूल तत्व को लेकर आधार शहर लौट आया। वो तुरंत घर नहीं लौटा, बल्कि वाटर पार्क चला गया। चेतन को मारने से भरपूर लाभ तो मिला, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। चेतन की मौत के बाद वज्र के लोग इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैंने ये काम अपेक्षाकृत गुप्त तरीके से किए, लेकिन सारे सबूत मिटाना नामुमकिन है। वज्र के लोग कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी घर नहीं जा सकता और मुझे और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। इतनी शक्ति जो कम से कम समय में मेरी रक्षा कर सके। चेतन के साथ हुई लड़ाई ने लक्ष्य को अपनी कमियों के बारे में और भी अधिक जागरूक बना दिया। हालांकि उन्होंने इससे पहले योद्धा चरण में कई विरोधियों को हराया था, लेकिन उनमें से कोई भी कुलीन स्तर का उस्ताद नहीं था। वे सभी अपनी श्रेणी में अपेक्षाकृत कमजोर थे। चेतन जैसे शीर्ष योद्धा के खिलाफ लक्ष्य अपनी मानसिक शक्ति के बिना जीत हासिल नहीं कर पाता। हालांकि उनकी स्वाभाविक प्रतिभा असाधारण नहीं थी, जिसके कारण कम समय में उनकी ताकत में सुधार करना बहुत मुश्किल था। पार्क की बेंच पर बैठे हुए लक्ष्य ने धीरे से ग्रह के केंद्र को रगड़ा। फिलहाल मेरे पास अपनी ताकत बढ़ाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है योद्धा स्तर में प्रवेश करना, और इसके लिए मुझे अभी 2 कदम उठाने बाकी है। डार्क एनर्जी स्टोन का उपयोग करने से मेरी शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि होगी, और फिर ची संवेदन सहायक औषधि लेने से मेरा डैंटियम विस्तारित होगा और मेरी वास्तविक ची का संचार होगा, जिससे मैं योद्धा अवस्था में प्रवेश कर सकूंगा। डार्क एनर्जी स्टोन मेरी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिससे मैं योद्धा अवस्था में पहुंचने से पहले ही एक औसत प्रारंभिक चरण के योद्धा से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। इस तरह के ठोस आधार के साथ मेरी वास्तविक ची का संचार निस्संदेह बहुत सुचारू होगा, और एक बार जब मैं योद्धा अवस्था में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं सीधे स्तर 1 योद्धा की सीमा को पार करके स्तर 2 पर भी पहुंच सकता हूं। हालांकि सीधे योद्धा स्तर पर पहुंचना आदर्श नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी के कुछ रूसियों से निपटने के लिए मार्शल आर्ट्स जिम जाना होगा। एक बार योद्धा स्तर पर पहुंचने के बाद मैं भाग लेने के योग्य नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे एक लड़ाकू के रूप में ही भाग लेना होगा।
मेरी शक्ति बढ़ाने का दूसरा तरीका मेरे हाथ में मौजूद ये ग्रह का केंद्र है। जहां तक मुझे पता है, ग्रह के केंद्र के 3 उपयोग हैं। एक तो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण का अभ्यास करना, दूसरा ऊर्जा के रहस्यों को समझना, और इन दोनों के अलावा इसका एक बहुत ही चमत्कारी कार्य भी है, जो कि एक डार्क स्टार को संघनित करना है। साधना के दृष्टिकोण से, चाहे कोई योद्धा हो, सेनापति हो या युद्ध देवता, उन्हें सामूहिक रूप से नश्वर लोक की त्रिविध अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये तीनों लोक मात्र नश्वर लोक है, और जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का चक्र इन पर भी लागू होता है। वॉरगॉड अवस्था के चरम पर ही, जब डैंटियन क्यूई भंवर के भीतर एक तारा कोर संघनित होता है, तभी कोई वास्तव में तारा लोक में प्रवेश करता है, जिससे उसे विस्तारित जीवन और उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, और वो मनुष्यों की दृष्टि में लगभग सर्वशक्तिमान, एक देवता की तरह दिखाई देता है। एक बार जब कोई तारामंडल का मार्शल आर्टिस्ट किसी तारा कोर को संघनित कर लेता है, तो वो उल्कापिंड चरण और धूमकेतु चरण में आगे बढ़ सकता है, जिसे तारामंडल के त्रिगुण चरण कहा जाता है। इसके बाद आने वाले उपग्रह चरण, ग्रह चरण और तारा चरण को तारकीय क्षेत्र के त्रिगुण चरण कहा जाता है। संक्षेप में, ये सभी डांटियन ब्रह्मांड की विकासवादी प्रक्रियाएं हैं। हालांकि चाहे आप तारामंडल में हो या तारकीय जगत में, आपके शरीर के भीतर केवल एक ही तारा हो सकता है। डांटियन ब्रह्मांड की शक्ति ही मार्शल आर्टिस्ट की ताकत निर्धारित करती है। एक तारा शक्ति की एक इकाई है, और प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति एक इकाई के बराबर होती है। हालांकि अंतरिक्ष में एक किंवदंती प्रचलित है कि यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट पहली बार डैंटियन क्यूई को महसूस करते समय किसी ग्रह के कोर को प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने डैंटियन के भीतर एक डार्क स्टार विकसित कर सकता है। डार्क स्टार मार्शल आर्टिस्ट के डैंटियन स्टार फील्ड के अंधेरे कोनों में छिपा रहता है, जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए शक्ति के दूसरे स्रोत के रूप में कार्य करता है। साथ ही इसके अन्य अनंत अद्भुत उपयोग भी हैं, लेकिन ये महज एक किंवदंती थी। लक्ष्य अपने पिछले जन्म में 1000 साल तक जीवित रहे थे, और उसने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को डार्क स्टार धारण करते नहीं देखा था। बेशक इसका कारण यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में उसकी शक्ति कम थी और उसके परिचितों में कोई भी उस्ताद नहीं था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चूंकि लक्ष्य को आज एक ग्रह का केंद्र मिल गया है, इसलिए वो हर हाल में एक डार्क स्टार को संघनित करने की कोशिश करेगा। हालांकि लक्ष्य वर्तमान में डार्क स्टार को संघनित करने की शर्तों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि डार्क स्टार को संघनित करने के लिए पहले मार्शल आर्टिस्ट के स्तर को योद्धा स्तर तक पहुंचना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि उनके पूरे शरीर में आंतरिक बल होना चाहिए और उन्होंने डैंटियन क्यूई का निर्माण किया होना चाहिए। तो अब लक्ष्य गुरुत्वाकर्षण या बिजली के तत्वों को विकसित करने का प्रयास कर सकता है। ये इन दोनों में से एक को चुनने की बात है। जहां तक चयन करने की बात है, लक्ष्य ने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। हाथ उठाते ही उसकी स्पेशल रिंग से कुछ तैयार वस्तुएं बाहर निकल आई। उसने बेस सिटी लौटते ही इन्हें खास तौर पर इसी पल के लिए खरीदा था। धातु के तार। लक्ष्य ने जो भी सामान निकाला, उनमें से अधिकतर धातु के तार थे। धातु के तारों के अलावा वहां बैटरियों का ढेर भी था। गुरुत्वाकर्षण को विकसित करना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। कम समय में ताकत बढ़ाने के लिए केवल बिजली का तत्व ही कारगर साबित होगा। ग्रह के केंद्र में मौजूद बिजली के तत्व बिना मार्गदर्शन के बाहर नहीं निकलेंगे। इनमें बिजली की मूल अवस्थाएं समाहित हैं, विशेष रूप से 3 भाग: इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और परमाणु। अगर एक साथ बहुत अधिक मात्रा में इन्हें बाहर निकाला गया तो मुझे बिजली का झटका लग सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें तारों की सहायता से धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला जाए। लक्ष्य ने एक हाथ में पकड़ी हुई बैटरी के चारों ओर धातु के तार का एक सिरा लपेट दिया। दूसरे हाथ में उसने एक और धातु का तार पकड़ा हुआ था। गहरी सांस लेकर और अपने शरीर को सर्वोत्तम अवस्था में महसूस करने के बाद उसने धीरे से उसे ग्रह के केंद्र में स्थित उल्कापिंड पर रख दिया।
चटक, चटक, चटक। धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों को जोड़ने पर धारा उत्पन्न हुई। रात्रि आकाश में लक्ष्य के शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली विद्युत चाप चमक रही थी। लक्ष्य का पूरा शरीर कांप उठा, मानो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। उसे पहले कभी ऐसा झुनझुनी का अनुभव नहीं हुआ था और इसी वजह से वो लगभग चीख पड़ा। बिजली का उत्पादन करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। अगर किसी आम इंसान को यह अनुभूति होती तो वो शायद तुरंत ही धातु के तार को फेंक देता, लेकिन लक्ष्य ने ऐसा नहीं किया। इस समय उसके विचार और भी स्पष्ट हो गए। उसे ये भी याद आया कि पिछले जन्म में चेतन की तरक्की उसकी तलवारबाजी की कला के कारण ही हुई थी। तेज, अविश्वसनीय रूप से तेज। अब इस बारे में सोचे तो चेतन ने भी बिजली के रहस्यों में महारत हासिल कर ली होगी। अगर वो इसमें महारत हासिल कर सकता है तो लक्ष्य उससे कमतर कैसे हो सकता है? शायद पिछले जन्म का लक्ष्य ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन इस बार लक्ष्य किसी से नहीं हारेगा। उसके रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। उसकी मांसपेशियां अनायास ही फड़कने लगी। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई, जिससे उसकी आंखों का सफेद भाग दिखाई देने लगा। लक्ष्य ने लगभग बेहोशी की असहनीय पीड़ा सहन की, ताकि उसका शरीर बिजली की शक्ति के अनुकूल हो सके। मैंने तो सिर्फ सबसे कम वोल्टेज सहनशीलता वाला धातु का तार इस्तेमाल किया। अगर मैं इतनी बिजली भी सहन नहीं कर सकता तो शिखर तक पहुंचने की बात करने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं घर ही चला जाऊं। रिप, रिप। लक्ष्य के शरीर के भीतर बिजली के आयन उग्र रूप से प्रवाहित हो रहे थे। उसने लगभग अपनी सारी शक्ति का उपयोग विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध करने के लिए किया। उसके पास बिजली को समझने की कोई शक्ति नहीं बची थी। सहन करो, सहन करो। केवल उन चीजों को सहन करके ही कोई दूसरों से श्रेष्ठ बन सकता है, जिन्हें आम लोग सहन नहीं कर सकते। भुने हुए मांस की सुगंध रात भर हवा में फैली रही। लक्ष्य को लगा मानो उसके हाथ उसके अपने न हों और उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। 1 मिनट बीत गया और लक्ष्य ने हार नहीं मानी। 3 मिनट बीत गए और लक्ष्य का दर्द दुगुना हो गया। 5 मिनट बीत गए और दर्द लगभग चरम पर पहुंच गया था। उसने कई बार हार मानने की इच्छा की, लेकिन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उसने हिम्मत नहीं हारी। 10 मिनट बाद लक्ष्य को दर्द का एहसास कुछ हद तक कम होने लगा। 30 मिनट, पूरा आधा घंटा, जब तक चांद आकाश में ऊंचा नहीं चढ़ गया। सर्द सर्दियों की रात में लक्ष्य के विचार आखिरकार थोड़े स्पष्ट होने लगे। हालांकि उसका शरीर अभी भी अनैच्छिक रूप से फड़क रहा था। यह प्रक्रिया महज आधे घंटे तक चली, लेकिन लक्ष्य को ये एक सदी के बराबर लगी। यहां तक कि पिछले जन्म में उनके 1000 वर्षों का अनुभव भी इतना दर्दनाक नहीं था। सौभाग्य से उसने दृढ़ता बनाए रखी और वो अपने शरीर के भीतर बिजली के प्रवाह के अनुकूल कुछ हद तक ढल चुका था। इस जीवन में मेरी बेहतरीन शारीरिक स्थिति के कारण मैं आखिरकार इन 30 मिनटों को पार करने में सफल रहा। उसके काले हाथ ने धातु के तार को कसकर पकड़ रखा था और उसे अपने अंगों और हड्डियों में बिजली का झटका महसूस हो रहा था। आकाश से गिरती हुई साफ ठंडी चांदनी लक्ष्य पर हल्की चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी, जिससे उसके शरीर को थोड़ा और आराम महसूस हो रहा था। उसी क्षण लक्ष्य को इसका एहसास हुआ। उसने इसे महसूस किया। उसने महसूस किया कि विद्युत धारा एक उफनती नदी की तरह थी, बिल्कुल एक असली नदी की तरह, और पानी की हर बूंद एक छोटा सुनहरा गोला थी। ये गोले अविश्वसनीय रूप से तेज थे, फिर भी लक्ष्य उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये बिजली का मूल रूप है, बिजली के आयन, बिजली की गति का स्रोत। खेती प्रणाली स्थापित हो चुकी है और बिजली के 3 तत्व होते हैं। पहला चरण बिजली के आयन है, जो बिजली की गति को दर्शाते हैं। दूसरा चरण बिजली के फोटॉन है, जो बिजली की शक्ति और विनाशकारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा चरण बिजली के परमाणु है,
जो बिजली के फोटॉन और आयनों का संयोजन है और बिजली के सबसे गहन सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप आयनों और फोटॉनों की शक्ति पर महारत हासिल नहीं कर सकते, तो आप परमाणु को नहीं समझ सकते। ब्रह्मांड में प्रकाश और बिजली सबसे तेज गति से यात्रा करते हैं, जो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। यदि कोई वस्तु इस गति से अधिक गति प्राप्त कर लेती है, तो इससे अंतरिक्ष में उत्क्रमण हो सकता है, जो सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए बिजली के आयन परम गति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट बिजली के आयनों के सार में महारत हासिल कर लेता है और इसे वास्तविक युद्ध में लागू करता है, तो उसकी गति कम से कम दोगुनी हो जाएगी। आखिरकार, भले ही आप आयनों पर महारत हासिल कर लें, फिर भी आप मुक्के मारने और हथियार चलाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं और आपको भौतिकी के नियमों का पालन करना ही होगा। लक्ष्य ने इतनी आसानी से सब कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। आधे घंटे की अथक मेहनत के बाद आखिरकार उसे बिजली के आयनों का अनुभव करने का अवसर मिला। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे उस्तादों को देखा है जिन्होंने मौलिक शक्ति में महारत हासिल कर ली है, और वे सभी अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थे, अपने आप में सच्चे नायक थे। इनमें से बिजली की शक्ति पर महारत हासिल करना और उसे नियंत्रित करना सबसे कठिन है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि बिजली की शक्ति रखने वाले ग्रहों के केंद्र अत्यंत दुर्लभ हैं। इस बार पृथ्वी पर हुई आपदा लियोनिड उल्का वर्षा एक क्षतिग्रस्त ग्रह के कारण हुई थी। इस ग्रह पर बिजली गिरने से भारी तबाही हुई होगी, तभी इसका ऐसा केंद्र बना जिससे अंततः मुझे लाभ हुआ। जब तक मैं बिजली के आयनों की शक्ति पर महारत हासिल कर लेता हूं, मेरी ताकत लगभग दोगुनी हो जाएगी और तब तक मेरे पास उन कुलीन मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। लक्ष्य लापरवाह नहीं था, बल्कि वो अपने शरीर के भीतर गतिमान विद्युत आयनों को ध्यानपूर्वक महसूस कर रहा था। उन्हें महसूस करने का मतलब उन पर महारत हासिल करना नहीं था। इन पर पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य का अनुमान था कि बिजली को कम से कम 2 घंटे तक उसके शरीर में रहना होगा। सरल शब्दों में कहें तो उसके शरीर को बिजली के आयनों द्वारा एक बार मजबूत करने की आवश्यकता थी। इस मजबूती के बाद उसकी गति में काफी वृद्धि होगी। 1 घंटा बीत गया और बिजली अभी भी उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही थी, लेकिन लक्ष्य को अभी भी बिजली के आयनों की प्रतिध्वनि महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसका पहले से ही कुछ हद तक सुन्न शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा और तीव्र दर्द का दूसरा दौर शुरू हो गया। यदि लक्ष्य को दर्द की पहली लहर नरक जैसी लगी थी, तो तीव्र दर्द की ये दूसरी लहर नरक के 18वें स्तर जैसी थी। पहली लहर तो केवल पहले 5 स्तरों के भीतर ही आती थी। उसकी पलकें लगातार फड़क रही थी और लक्ष्य ने अपने जबड़े को तब तक काटा जब तक खून नहीं निकल आया और खुद को विचलित करने के लिए रात के आकाश में बिखरे तारों को देखने के लिए मजबूर किया। मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये दर्द मेरा नहीं है, ये किसी और का है, किसी और का। इस मंत्र को हजारों बार दोहराने के बाद तीव्र दर्द की दूसरी लहर आखिरकार शांत हो गई। 2 घंटे बीत चुके थे और लक्ष्य को अपने शरीर में बिजली के आयनों की सक्रियता थोड़ी अधिक महसूस हुई, लेकिन अभी भी कोई प्रतिध्वनि नहीं थी। नहीं, मेरे शरीर में अभी उतनी ऊर्जा नहीं है, मुझे इसकी तीव्रता और बढ़ानी होगी। लक्ष्य के पास मानसिक शक्ति थी, इसलिए उसे अपने हाथों को हिलाने की जरूरत नहीं थी। ग्रह के कोर पर एक और धातु का तार रखा गया था। 2 दौर की यातना झेलने के बाद बिजली की शक्ति के प्रति धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुकी लक्ष्य एक बार फिर नरक में प्रवेश कर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि नरक का 19वां स्तर भी होता है। इन बलों के अनुकूल होने से पहले उसने लगभग 1 और घंटे तक संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वो बिजली के आयनों के साथ आत्मीयता और प्रतिध्वनि हासिल नहीं कर पाया था। हताशा में लक्ष्य ने बैटरी बदली, मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए
अपने लगभग झुलसे हुए अंगों को फैलाया और फिर से 3 धातु के तारों का इस्तेमाल किया। हालांकि लक्ष्य ने बिजली के आयनों पर महारत हासिल करने की कठिनाई को अभी भी कम करके आका। इस बार उसे लगभग 1 घंटे तक मौत के कगार तक प्रताड़ित किया गया, लेकिन बिजली के आयन फिर भी प्रतिध्वनित होने में विफल रहे। मैं कुल मिलाकर 5 धातु के तार लाया था। दरअसल 4 की संख्या पहले से ही उस सीमा के करीब है जिसे मानव शरीर सहन कर सकता है। मेरा अनुमान है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों के साथ ही टिक सकता हूं। लक्ष्य ने दांत पीस लिए। उसने चौथे धातु के तार को फिर से कोर पर रख दिया। अपने मजबूत इरादों के बावजूद उसने कई बार सचमुच हार मानने का मन बनाया। 4 धातु के तारों से होने वाला दर्द अब केवल शारीरिक नहीं रह गया था। ये एक ऐसा दर्द था जिसने उसकी आत्मा को भेद दिया था। तो 4 वास्तव में मानव की सीमा है। ये दर्द मेरी आत्मा को भेद रहा है। मेरी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही है। जब इस तीव्र पीड़ा ने उसकी आत्मा को भेद दिया तो लक्ष्य ने शुरू में हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। क्या ये मेरे पुनर्जन्म के कारण है? मेरी आत्मिक शक्ति वास्तव में इतनी अपार है कि मैं इस दर्द को आसानी से सहन कर सकता हूं। मैं समझता हूं, शायद इसका कारण यह है कि मेरी आत्मा एक बार ब्लैक होल से गुजरी थी और उसका पुनर्जन्म हुआ था, जिससे वो असाधारण रूप से मजबूत और लचीली बन गई है। ब्रह्मांड के सबसे भयावह स्थान ब्लैक होल का अनुभव करने के बाद ये दर्द स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। लक्ष्य को वो क्षण याद आया जब उसकी आत्मा ब्लैक होल से गुजरी थी। वो पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा थी। इसी क्षण लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इतनी शक्तिशाली आत्मा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानसिक शक्ति विकसित करने में उनकी प्रगति इतनी तीव्र थी, क्योंकि मानसिक शक्ति आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें मानसिक शक्ति के साधकों के शिखर तक पहुंचने की क्षमता है। लक्ष्य का मूड बेहतर होने के साथ ही उसकी दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ गई। अपनी आत्मा की सहायता से ये पीड़ाएं नगण्य प्रतीत होने लगी। चूंकि मेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, तो क्यों न 5 धातु के तारों का प्रयोग किया जाए? शायद तब मैं बिजली के आयनों के साथ सही मायने में जुड़ाव महसूस कर सकूंगा। लक्ष्य एक कर्मठ व्यक्ति थे। वे वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। निर्णय लेने के बाद उसकी मानसिक शक्ति ने तुरंत 5वां धातु का तार लाया और उसे फिर से ग्रह के केंद्र पर रख दिया। यदि पहले धारा एक छोटी सी नदी थी, तो अब वो एक नदी बन गई थी। जैसे जैसे बिजली की धाराएं उसके शरीर में फैलती गई, बिजली के आयनों की शक्ति तेजी से सक्रिय होती गई। लक्ष्य ने अपनी शक्तिशाली आत्मा से इस लहर को सहन किया और अंततः महसूस किया कि बिजली के आयन उसके शरीर के साथ प्रतिध्वनित होने लगे हैं। जब मौलिक शक्ति प्रतिध्वनित होती है, तभी वो आपके शरीर में विद्यमान हो सकती है और आपके द्वारा उपयोग की जा सकती है। असंख्य बिजली के आयन लक्ष्य के शरीर के हर कोने में, हर नस और हड्डी में, हर आंतरिक अंग में, हर मांसपेशी में, खून की हर बूंद में, बाल के हर रेशे में और यहां तक कि हर कोशिका में समा गए। बिजली के आयनों से सराबोर लक्ष्य के शरीर को अभूतपूर्व आराम का अनुभव हुआ। उसे अपने शरीर में ताकत बढ़ने का एहसास भी होने लगा था। ये तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो कहते हैं कि बिजली की शक्ति पर महारत हासिल करना सबसे कठिन है। अगर मेरी आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली न होती, तो शायद आज मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। मैंने आखिरकार इस पर महारत हासिल कर ली है। आखिरकार बिजली के आयनों के अस्तित्व को महसूस कर लिया है। अब बिजली के आयन लक्ष्य के शरीर के सभी हिस्सों से बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए प्रवाहित हो रहे थे। लक्ष्य ने 5 धातु के तारों को फेंक दिया और सीधे ग्रह के केंद्र को पकड़ लिया। इसके भीतर मौजूद बिजली के आयन एक कोमल धारा की तरह उसके शरीर को पोषण दे रहे थे। ये अनुभूति एक बंजर रेगिस्तान में भटकते हुए
किसी यात्री को नखलिस्तान मिलने जैसी थी। लगभग पलक झपकते ही लक्ष्य के शरीर का हर अंग, हर नस और हर हड्डी हजारों बार बिजली के आयनों से गुजर गई। गति, ये आयनों की गति है। सौभाग्यवश मैंने अंततः इस शक्ति पर महारत हासिल कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस शक्ति को अपनी भाला चलाने की तकनीकों में लागू करूं तो किस तरह के बदलाव आएंगे। लक्ष्य उठ खड़ी हुई और उसे एहसास हुआ कि लगभग भोर हो चुकी है। आज वो दिन है जब एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी वायलेंट विंड को चुनौती देगी। लेकिन मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। मुझे बिजली के आयनों की शक्ति को वास्तविक युद्ध में लागू करने और अपने लिए एक अनूठी साधना विधि विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि 9-फोल्ड रिवर स्पीयर काफी मजबूत है, लेकिन अंततः ये एक आत्माहीन मार्शल आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से मुझे इस मार्शल आर्ट में नवाचार और सुधार करने की आवश्यकता है। लक्ष्य ने अपनी स्पेशल रिंग से ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाला, दोनों हाथों से उसके शाफ्ट को पकड़ा और हल्के बल के साथ उसकी हथेलियों के नीचे एक हल्की सी विद्युत चिंगारी निकली, जिससे उसे लगा कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। और मेरा फोन अंतरिक्षीय घेरे में नहीं रखा जा सकता। वो एक वैकल्पिक आयाम है और उसे पृथ्वी से सिग्नल नहीं मिलेंगे। मैं इसे यही छोड़ देता हूं। लक्ष्य ने अपना फोन कुर्सी पर फेंक दिया, बैटरी, तार और अन्य सामान एक तरफ फेंक दिया और झरने की ओर लौट गया। 9-फोल्ड रिवर स्पीयर को फिर से विकसित करने के लिए मुझे पहली स्थिति से शुरुआत करनी होगी, जो कि वायु है। लक्ष्य ने झरने के सामने जमी बर्फ की नाजुकता को नजरअंदाज करते हुए उस पर कदम रख दिया। दरार, अभी तक जमी न हुई बर्फ की सतह पल भर में चकनाचूर हो गई। लक्ष्य के भाले का वजन ही 150 जिन था और बर्फ उसे सहन नहीं कर सकी। लक्ष्य कमर तक गहरे पानी में कूद गया, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके सामने मौजूद झरना उसका काल्पनिक शत्रु था। दोनों हाथों से भाले के डंडे को कसकर पकड़े हुए लक्ष्य ने जोर से चिल्लाया। हाँ, भाले की नोक कांप उठी और असंख्य आड़ू के फूल खिल उठे, क्योंकि पानी की सतह पर एक तेज हवा चल रही थी। लाइट अंकिता आयन, उसकी हथेलियों में नीली बिजली की चिंगारियां नाच रही थी। लक्ष्य ने अपने पैर की उंगलियों से जोर लगाकर हवा में छलांग लगाई और अपने शरीर को पूरी तरह से फैला दिया। भाला चलते समय तेज सीटी की आवाज कर रहा था। उसकी प्रचंड गति अद्वितीय थी। झरने तक पहुंचने से पहले ही उस जोरदार प्रभाव ने नीचे गिरते पानी में गहरी दरारें पैदा कर दी। बिजली के आयनों की तीव्र शक्ति के तहत लक्ष्य को पहले ही प्रहार से पता चल गया था कि यह हमला अलग था। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द था, तेज। वूश, तेज हवा का झोंका आया। अनगिनत भाले के प्रहारों ने झरने को केले के पत्तों पर बारिश की बूंदों की तरह गूंजा दिया। फिर भी आवश्यक समय पहले की तुलना में पूरे 1/3 कम था। भाले की ऐसी गति, ये भाले की असली कला है। हर तरीके का मुकाबला किया जा सकता है, सिवाय गति के। पहले प्रहार ने उसके रक्त में उबाल ला दिया। इसके बाद स्वाभाविक रूप से उसने 9-लेड स्पीयर रिवर के शुरुआती रूप को प्रकट किया। भाले की छाया के एक आवरण ने लक्ष्य को घेर लिया, जिससे तालाब में लहरों की परतें बन गई। अगर किसी ने ऊपर से वीडियो बनाया होता तो उन्हें यही दृश्य दिखाई देता। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया, भाले की छाया का एक तेज धमाका गर्जना के साथ आगे बढ़ा और झरने को चकनाचूर कर दिया। जब पानी फिर से नीचे गिरा तो किसी की नजर इस बात पर नहीं पड़ी कि उसने कैसे प्रहार किया। केवल अचानक हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामान्य गति से 36 गुना धीमी गति में ही उसकी बाह को मिर्गी के दौरे की तरह फड़फड़ाते हुए, फिर भाले जैसी रोशनी के विशाल घूमते हुए गोले और एक तेज हवा दिखाई देगी। बिल्कुल अजय। तड़के ही उसने अंततः प्रचंड वायु अखाड़ा भाले के साथ बिजली के आयनों को पूरी तरह से संयोजित किया, जिससे एक ऐसी चाल का निर्माण हुआ जो केवल उसी के लिए अद्वितीय थी।
अगले चरण में मैं दूसरी परत, मूसलाधार बारिश को विकसित करूंगा। इस झरने के नीचे बूंदें बारिश की तरह गिरती है, मूसलाधार बारिश के लिए आदर्श। लेकिन मैं इसे अब नौपरतों वाली भाला नदी नहीं कह सकता। बिजली की किरणों से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, इसलिए इस कला को एक नए नाम की आवश्यकता है। चूंकि बिजली अपनी गति प्रदान करती है, इसलिए इस सेट का नाम थंडरक्लैप 9 वेरिएशंस रखा जाए। हवा और बारिश इसे आकार देते हैं, गरज और बिजली इसे आत्मा देते हैं। मेरी मूसलाधार बारिश को देखो। लक्ष्य का लंबा भाला तेजी से घूमने लगा, क्योंकि झरने के नीचे उसने दूसरी परत की साधना शुरू कर दी थी। बिजली की गति से उसे हर बारीकी को फिर से सीखना पड़ा, ताकि भाला उसकी अपनी भुजा की तरह आज्ञा माने। तभी वो वास्तविक युद्ध में काम आ सके। जब उसने डाउनपोर गाना शुरू किया, तब तक भोर हो चुकी थी। हालांकि शीतकालीन पार्क में कम ही आगंतुक थे, फिर भी सुबह सुबह व्यायाम करने वाले लोग दिखाई दिए। जब चौकीदार वाटरफॉल सेक्शन खोलने आया, तो उसने अंदर ओवरटर्निंग रिवर जैसी हलचल सुनी। बूढ़े द्वारपाल ने हिम्मत जुटाई, एक नजर डाली, फिर वापस गया और पूरे आधे पार्क को ताला लगा दिया। जाते हुए बुदबुदाते हुए उसने कहा, ये मार्शल आर्टिस्ट, इतनी ऊर्जा है पर उसे खर्च करने की कोई जगह नहीं। इनके पास मार्शल आर्ट हॉल है, तो क्यों न वही अभ्यास करें। रात भर तालाब में छपछपाते रहें, बर्फ तोड़ते रहें। बेहतर होगा कि मैं गेट बंद रखूं। अगर कोई आम आदमी अंदर आ गया और घायल हो गया, तो वो बड़ा मार्शल आर्टिस्ट आराम से चला जाएगा, और मेरी बूढ़ी हड्डी मेरे लिए कमाई का एकमात्र जरिया खो देगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति की सावधानी के कारण आधा पार्क बंद ही रहा, जिससे टारगेट को बिना किसी बाधा के प्रशिक्षण का मैदान मिल गया, और बाद में किसी और के लिए अंदर घुसना आसान हो गया। भोर से लेकर दोपहर तक और फिर 8 बजे के बाद तक लक्ष्य ने बिना किसी रुकावट के दूसरी परत, डाउनपोर, पर महारत हासिल कर ली। प्रचंड वायु अखाड़ा भाले से भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही वो घूमी, हवा और बादल उमड़ पड़े, बिजली चमकी, इतनी तेज कि स्वयं लक्ष्य भी चौंक गया। यदि उसने इसे न बनाया होता, तो वो कभी भी योद्धा राज्य पर विश्वास नहीं करता। मार्शल आर्टिस्ट इतनी तेज गति का प्रदर्शन कर सकता था। एक समय उसका फोन बजा, लेकिन उसने जवाब देने के बारे में सोचा ही नहीं। वो आगे बढ़ना चाहता था और तीसरी परत वाटरफॉल को पार करना चाहता था। झरना स्वयं ही एक आदर्श स्थान था। यहां से मिली थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती थी। लेकिन इस बार उसे एक दीवार का सामना करना पड़ा। प्रचंड वायु अखाड़ा और मूसलाधार बारिश में समानता थी, और वो उन्हें पहले ही समझ चुका था। बिजली की आयन शक्ति के साथ भी वे आसानी से आ जाते थे। जलप्रपात अलग था। इसके लिए एक ही जोरदार प्रहार की आवश्यकता थी, मानो आकाशगंगा आकाश से गिरकर शत्रु का नाश कर दे। अपने पिछले जीवन में उन्होंने 9 परतों वाली भाला नदी की केवल पहली परत का अध्ययन किया था। दूसरी और तीसरी परतें नई थी, इसलिए शुरुआत से अध्ययन करना कठिन था। उन्होंने कुंजी खोजने के लिए तालाब में हाथ पैर मारे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वर्ग से बरसता झरना, प्रचंड शक्ति से परिपूर्ण होकर शत्रु को चूर चूर कर देने वाला। सबसे पहले इसे अजेय होना चाहिए। कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। मुझे इस तरह ड्राइव करना चाहिए, शाफ्ट को इस कोण पर रखना चाहिए, ताकि बिजली की आयन गति यहां प्रवेश कर सके। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने झरने के हर विवरण का अध्ययन किया है। आगे बढ़ो, इसमें खामी कहाँ है? पानी उछालते और इशारे करते हुए वो समय का ध्यान ही भूल गया। तभी उसके बगल में जोरदार हंसी की आवाज गूंजी। हा हा हा। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। कितना बेवकूफ है। सर्दियों में बर्फीले ठंडे तालाब में अकेले अभ्यास कर रहा है, भीगे चूहे की तरह भीगा हुआ है, और फिर भी एक भी चाल नहीं समझ पा रहा। हमारे हॉल मास्टर तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे, अगर तुम शौर्य चक्र वापस गए तो क्या कर पाओगे?
उस उपहास ने लक्ष्य को उसकी तंद्रा से जगा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। नदी के किनारे एक विशालकाय मार्शल आर्टिस्ट खड़ा था, जो रूस के नेरोव जितना लंबा था, भारी मांसपेशियों वाला था। एक हाथ में 1.7 मीटर की धातु की ढाल और दूसरे हाथ में तख्ते जितनी चौड़ी तलवार लिए हुए था। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नवीनतम लड़ाकू सूट पहना हुआ था, जो हल्का होने के बावजूद इतना मजबूत था कि गोलियां उस पर से उछल जाती थी और तलवारों से मुश्किल से ही खरों जाती थी। उनकी छाती पर चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल का प्रतीक चिन्ह था, जो उनकी निष्ठा की घोषणा करता था। लक्ष्य ने गौर से देखा। वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। वज्र के 4 देवताओं में से एक, वो नाम भूल गया था। चारों ही प्रसिद्ध युद्ध स्वामी थे। उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी उनकी शक्ति बेमिसाल थी और उन्होंने अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रुओं पर अनगिनत विजय प्राप्त की थी। वज्र साहब, आप यहां किस लिए आए हैं? लक्ष्य ने जानबूझकर पूछा। हे, अनजान बनने का नाटक करते रहो। मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों आया हूं। मुझे बताओ, क्या हमारे हॉल के जावत सिन्हा को तुम दानव शिकारी दस्ते के बदमाशों ने मारा था? लक्ष्य किनारे की ओर बढ़ा। मैं किसी जावत सिन्हा को नहीं जानता, लेकिन मैंने तो कई लोगों को मारा है। हर मार्शल आर्टिस्ट मारता है। अगर वो मरा है तो वो इसके लायक ही था। कड़ी जुबान है। फिर हमारे हॉल के चेतन के बारे में बताओ। तुमने उसकी हत्या क्यों की? तुम्हारी मदद किसने की? तुम में से कितने लोगों ने मिलकर साजिश रची? लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसी। उनके पास केवल संदेह था, कोई सबूत नहीं था, बस इतना ही। उबाऊ, आपने जिन पुरुषों का नाम लिया है, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यस्त हूं, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे सकती। वो गाड़ी से बाहर निकला और जाने के लिए अपना फोन उठाया। तेशान हंसा। बच्चे, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तुम शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी जा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम वहां कभी कदम नहीं रखोगे। चारों ओर नजर घुमाते हुए तेशान ने सिर हिलाया। सुंदर दृश्य है। लगता है आपको पता है कि आपका समय समाप्त हो रहा है, तभी तो आपने अपनी हड्डियों के लिए इतनी सुंदर जगह चुनी है। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने दीजिए और इसे आपकी कब्र बना देता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? लक्ष्य ने ताना मारा। तेशान का चेहरा जम गया। देखो, एक भी वार किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक दहाड़ के साथ उसने तलवार और ढाल उठाई। उसका ये आक्रामक अंदाज हर किसी की निगाहें अपनी ओर खींच रहा था। उसी क्षण लक्ष्य घुमा, अपना हाथ उठाया और वार किया। सारी हरकतें एक समान प्रवाह में हुई। हवा में धातु की एक झंझनाहट गूंज उठी। लक्ष्य ने अपने भाले को एक सुंदर चाप में घुमाया और म्यान में रख लिया। एक चमकती हुई स्नाइपर गोली जमीन पर गिरी। उसने अपने भाले से एक स्नाइपर की गोली को हवा में ही रोक दिया था। उसकी गति क्या रही होगी? तेशान की आंखें फटी रह गई। उसके उठे हुए हाथ जम गए। वो अविश्वास से घूर रहा था। इस समय टाई शान को तो यह भी लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति युद्ध का देवता है। ऐसा नहीं था कि उसने गोलियों से बचने वाले लोगों को नहीं देखा था। ऐसे लोग बहुत थे, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी को गॉडली मशीन द्वारा चलाई गई गोली से बचते देखा हो। उसने और गॉडली मशीन ने अनगिनत बार इस तालमेल का प्रदर्शन किया था। यह कहा जा सकता है कि वे एक युद्ध जनरल रैंक के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भी कभी असफल नहीं हुए थे। वो प्रतिद्वंद्वी का ध्यान अपनी ओर खींचता, जबकि गॉडली मशीन निर्णायक वार करती। आमतौर पर लड़ाई इसी तरह समाप्त हो जाती थी। भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास गोलियों से बचने की क्षमता हो, फिर भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इसके अलावा लक्ष्य तो एक मामूली सिपाही था। ये निर्णय लेने से पहले उन्हें लगा कि ये कुछ हद तक अतिरंजित कदम है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही अच्छी आदतों ने उन्हें किसी भी विरोधी को कमतर आंकने से रोक दिया। इसलिए उन्होंने ये रूढ़िवादी
और सतर्क निर्णय लिया। लेकिन ये वही मामूली सिपाही लक्ष्य ही था जिसने उनकी योजना को विफल कर दिया। लक्ष्य ने गोली से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथ में मौजूद काले ड्रैगन भाले का इस्तेमाल करके सीधे आने वाले गोले पर प्रहार किया। यह दृश्य टाई शान के लिए समझना मुश्किल था। उसने ये कैसे किया? उसकी तंत्रिका प्रतिक्रिया कितनी तेज होनी चाहिए? केवल तंत्रिका प्रतिक्रियाएं ही पर्याप्त नहीं थी। कितनी गति की आवश्यकता थी? वो उड़ती हुई स्नाइपर की गोली को सटीक रूप से कैसे मार सकता था? क्या उसके सामने खड़ा लक्ष्य वास्तव में भेष बदलकर आया हुआ युद्ध देवता नहीं था? एक साधारण युद्ध देवता के लिए भी इसे हासिल करना शायद आसान नहीं होगा। तिये शान, जो देखने में भले ही रूखा लगे, लेकिन असल में बेहद सजग था, युद्ध में पहली बार अपना संयम खो बैठा। ये एक घातक गलती साबित हुई। लक्ष्य ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। कड़ी ट्रेनिंग की रात के बाद गोली को मार गिराना लगभग सहज प्रतिक्रिया थी। जब वो डाउनपोर का अभ्यास कर रहा था, तो अपनी पूरी शक्ति से लक्ष्य एक सेकंड में दर्जनों या 100 बूंदों को भी मार गिरा सकता था। बिजली के आयन के समर्थन से उसकी गति भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। टाई शान की क्षणिक हैरानी देखकर लक्ष्य हिल गया। मूसलाधार बारिश, भाले के एक ही प्रहार से 100 अवास्तविक आकृतियां बन गई। पलक झपकते ही टाई शान के सामने भाले की टिमटिमाती परछाइयों का एक घना जंगल आ गया। इसके अलावा उन परछाइयों के भीतर बिजली की सुनहरी धाराएं उछलती हुई प्रतीत हुई, जिससे आंखें चौंधिया गई और टाई शान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके अलावा अभी कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटक गया था और वो चूक घातक साबित हुई। टाई शान के पास एकमात्र उपाय यही था कि वो तुरंत अपने हाथ में मौजूद विशाल ढाल को ऊपर उठाए ताकि वह यथासंभव नुकसान को रोक सके। लेकिन जैसे ही उसकी ढाल आधी उठी, लक्ष्य का भाला आ गया। अंत में वो काफी तेज नहीं था। पफ 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 पफ, दाहिने कंधे से लेकर पसलियों तक 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में लक्ष्य ने 21 पारदर्शी छेद कर दिए। ये तो मूसलाधार बारिश थी, बिजली के साथ तूफान। उसके पैर 7-8 कदम पीछे लड़खड़ा गए। अपनी विशाल लंबी तलवार का सहारा लेकर टाई शान ने अपने गिरते हुए शरीर को संभाला। उसने अपना मुंह खोला और उसके होठों के कोने से खून का झाग बह निकला। इतना जोरदार प्रहार सहने पर एक आम इंसान शायद वही ढेर हो जाता, लेकिन इस टाई शान ने अपनी सांस रोक ली, अपनी ढाल को मजबूती से थाम लिया और अपनी लंबी तलवार को पीछे घसीटते हुए बड़े बड़े कदमों से लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। लक्ष्य की आंखों में टाई शान के शरीर के चारों ओर एक लाल रोशनी झिलमिला रही थी। अनुभवी लक्ष्य जानता था कि यह डैंटिन की छिपी हुई ऊर्जा को जलाने की एक गुप्त तकनीक थी, जिसे केवल युद्ध सेनापति स्तर के लोग ही कर सकते थे। एक बार इस गुप्त तकनीक का प्रयोग हो जाने पर कोर एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। भले ही वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा दे, वो व्यक्ति अपंग हो जाएगा या शायद मर भी जाए। ये लड़का पूरी ताकत लगा रहा है। वो शायद उस स्नाइपर के लिए मौका बनाने की कोशिश कर रहा है। पलक झपकते ही लक्ष्य ने अपने संकट का आकलन कर लिया। अगर वो एक पल के लिए भी इस हताश व्यक्ति के चंगुल में फंस गया, तो दूसरी तरफ से राइफल ग्रेनेड जैसी कोई चीज दागकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता था। अगर वो बच निकला, तो ये ढालधारी योद्धा उसे जकड़ने के लिए अपनी कोर एनर्जी खर्च करता रहेगा और त्वरित समाधान का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। दुश्मन का स्नाइपर इस समय का उपयोग अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने के लिए भी कर सकता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इस नाजुक क्षण में लक्ष्य का मन बिल्कुल स्पष्ट था। उसे इस ढालधारी योद्धा को एक ही प्रहार में हराना था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ प्रतिद्वंद्वी को पल भर में खत्म करने के लिए केवल एक ही चाल थी। रशिंग थंडर के 9 रूपांतरणों का तीसरा रूप, वाटरफॉल, जिस पर उसने अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी।
तुम्हारे पास तुम्हारी ढाल है और तुम सोचते हो कि तुम दुनिया के सबसे तीखे भाले को भी रोक सकते हो, ये जाने बिना कि लंबे भाले का गहन सत्य अजेय होना है। जहां तक लंबा भाला पहुंचता है, वहां अंतरिक्ष भी फट सकता है, जैसे आकाशगंगा 9 आकाशों से गिर रही हो। आपकी ढाल इसे रोक नहीं सकती। भाला और ढाल की पहेली का हल बहुत पहले ही मिल गया था। ढाल को हारना ही होगा, क्योंकि ढाल हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रहती है। भला वो कैसे जीत सकती है? लक्ष्य की हथेली में बिजली के कण उछले और उसके शरीर के चारों ओर बिजली की पतली सी लकीरें चमक उठीं। बिजली की रोशनी लंबे भाले पर केंद्रित हो गई। उसने उसे ऊपर उठाया और जोर से नीचे पटका, ठीक उसी झरने की तरह जो पूरी रात उसके साथ था। बिजली की तरह तेज रफ्तार वाले अजगर की तरह लंबा भाला तेजी से दहाड़ा और धमाके के साथ नीचे की ओर वार किया। दरार, वो ढाल जिसकी गुणवत्ता काले ड्रैगन भाले से भी श्रेष्ठ थी, छेदित हो गई। बिजली से लैस लंबे भाले ने टाई शान के दिल को भेद दिया, जिससे उसकी जलती हुई मूल ऊर्जा अचानक रुक गई। उसके पीछे घिसट रही तलवार रुक गई और उसके कदम ठहर गए। उसकी आंखें बेजान सी हो गई और उसका मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ, लेकिन वो केवल एक वाक्य ही बोल पाया, इतना तेज। भाला। इसके साथ ही उसका विशाल शरीर एक सुनहरे पहाड़ या जेड स्तंभ की तरह ढह गया। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल का होनहार ढाल योद्धा, कुलीन युद्ध सेनापति टाई शान की मौत आइस सिटी के वाटर पार्क के वाटरफॉल एरिया में हो गई। एक ही वार में टाई शान को हराने के बाद लक्ष्य ने तुरंत ढाल को पकड़ा और उसे हवा में फेंक दिया। बूम! उसी क्षण एक राइफल ग्रेनेड दागा गया। शायद इसलिए कि उसने टाई शान के इतनी जल्दी मारे जाने की उम्मीद नहीं की थी। उसका ग्रेनेड फेंकने का समय अपेक्षाकृत धीमा था और अंततः वो उस ढाल से टकरा गया जिसे लक्ष्य ने फेंका था। जब लक्ष्य के भाले ने ढाल में छेद किया था, तब वो ढाल नाजुक लग रही थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि लक्ष्य का भाला बहुत तेज था। अब ग्रेनेड से टकराने पर वो वास्तव में चकनाचूर नहीं हुई। इसके बजाय वो हवा में कई बार घूमी, जिससे राइफल ग्रेनेड का प्रभाव रुक गया और लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लक्ष्य रुका नहीं। उसने अपने लंबे भाले का सहारा लेकर खुद को जमीन से ऊपर उठाया और पोल वॉल्टर की तरह हवा में छलांग लगाई। हवा में ही उसने ढाल पर कदम रखा और सीधे दुश्मन के स्नाइपर के छिपे हुए ठिकाने की ओर उड़ गया। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ढाल को चलाते हुए वो उड़ गया। उसे पता था कि टाई शान को मारने के बाद दुश्मन का स्नाइपर जरूर भागने की कोशिश करेगा। वो किसी भी हालत में उस व्यक्ति को भागने नहीं दे सकता था, न ही उसे सूचना देने का समय दे सकता था। इस तरह जब महापवन अखाड़ा के लोग हत्यारे की तलाश करेंगे, तो वे उसे तुरंत नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक साधारण सैनिक रैंक का मार्शल आर्टिस्ट दो अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुलीन युद्ध जनरलों को मार सकता है। इसलिए लक्ष्य ने अपनी मानसिक शक्ति को उजागर करने की परवाह नहीं की और तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे स्नाइपर की दिशा में उड़ गया। वहां जब गॉडली मशीन ने देखा कि लक्ष्य ने एक ही भाले के वार से टाई शान को मार डाला और फिर राइफल ग्रेनेड को रोकने के लिए ढाल फेंकी, तो उसे पता चल गया कि स्थिति निराशाजनक है। हालांकि वो एक कुलीन युद्ध जनरल भी था, लेकिन एक स्नाइपर के रूप में करीबी लड़ाई उसकी कमजोरी थी। इसके अलावा उसका अचूक निशाना लक्ष्य के चमत्कारिक आक्रमण से नाकाम हो गया था और यहां तक कि राइफल का ग्रेनेड भी रोक दिया गया था। गॉडली मशीन ने लक्ष्य का सामना करने का आत्मविश्वास खो दिया था। उसके और लक्ष्य के बीच सीधी दूरी लगभग 700 मीटर थी। वो दूर एक पेड़ पर बैठा था। इतनी दूरी पर उसे बचने का पूरा भरोसा था। बस उसने मार्शल आर्ट हॉल को यह खबर दे दी और हॉल मास्टर ने कार्रवाई की, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। उसका लक्ष्य था कि वो मौत से नहीं बच पाएगा। इसलिए अपनी आदत के अनुसार उसने सबसे पहले अपनी स्नाइपर राइफल पैक की
और निर्धारित मार्ग से पीछे हटने की तैयारी की। लेकिन अगले दृश्य को देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। लक्ष्य ने पहले अपने लंबे भाले का इस्तेमाल करके छलांग लगाई, मानो वो तालाब पार करने की कोशिश कर रहा हो। वो मन ही मन लक्ष्य को उसकी मूर्खता के लिए कोस रहा था। इतने चौड़े तालाब को वह कैसे पार कर सकता है? लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि लक्ष्य ढाल पर पैर रखकर हवा में ही उड़ जाएगा। दो प्रकार के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो उड़ सकते हैं। एक है स्टार रियल्म, एक मार्शल आर्टिस्ट है, और दूसरा मेंटलिस्ट। निसंदेह लक्ष्य बाद वाला था। अब गॉडली मशीन सचमुच घबरा गया। उसने अपनी स्नाइपर राइफल फेंक दी और अपना फोन ढूंढने लगा। जल्दबाजी में वो पेड़ से गिर भी गया। लक्ष्य तेजी से नजदीक आ रहा था। 700 मीटर की दूरी पलक झपकते ही आधी तय हो चुकी थी। इस समय गॉडली मशीन पेड़ से नीचे उतरा था। वो पूरी ताकत से आगे भागा, अपना फोन निकाला और मार्शल आर्ट हॉल को वॉइस कमांड से संदेश भेजा। उस दौर में मोबाइल फोन का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। एक सेकंड में कनेक्शन बन जाता था। लेकिन उसने कभी एक सेकंड को इतना लंबा महसूस नहीं किया था। यह सफल रहा, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य पहले ही 100 मीटर की दूरी के भीतर उड़ चुका था। यह खत्म हो गया। मिशन विफल। मानसिक शक्ति। एक उड़ता हुआ खंजर उसकी गर्दन में घुस गया और गॉडली मशीन का शरीर नीचे गिर गया। वो अब भी अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पा रहा था। घबराहट में उसने 2 निरर्थक वाक्य बोल दिए। अगर उसने सीधे सीधे कह दिया होता कि लक्ष्य एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है, तो मार्शल आर्ट हॉल में मौजूद लोगों को पूरी जानकारी मिल जाती। लेकिन इस तरह के अधूरे वाक्य से महापवन अखाड़ा में मौजूद लोग असमंजस में पड़ जाते कि वे क्या सोचें। ठीक उसी तरह एक अधूरा वाक्य, जिसमें गॉडली मशीन की मृत्यु की आवाज भी रिकॉर्ड हो रही थी, चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल के आंतरिक नेटवर्क पर प्रसारित हो गया, जहां हर कोई इसे सुन सकता था। लक्ष्य ने भी ये सुना और उसके माथे पर थोड़ा पसीना भी आ गया। आज की लड़ाई उसने जीत ली थी। पुनर्जन्म के बाद से लक्ष्य ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी, ये सबसे खतरनाक लड़ाई थी। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो नतीजा शायद कुछ और ही होता। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।